हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा और इनमें से 56 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कामकाजी हैं या फिर जिन्हें काम की तलाश है। सच ये है कि रोजगार इस देश का सबसे बड़ा सनातन मुद्दा है। हमारे देश में बेरोजगारी हमेशा से न सिर्फ चुनावी बल्कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। अभी 2024 के चुनावों में ही इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए। विपक्षी नेताओं ने बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को घेरा तो सरकार ने रोजगार के भरपूर मौके पैदा करने का दावा किया। चुनाव खत्म होने के बाद भी रोजगार और बेरोजगारी के मसले पर दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर कई बार सियासत और सच के बीच में फासला बहुत ज्यादा होता है। सच क्या है, आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने देश की मौजूदा बेरोजगारी दर पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच देश की बेरोजगारी दर 3.2% रही है, जो पिछले साल के बराबर ही है। यानी बेरोजगारी दर ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़ी है, जो पिछली बार के 2.4% के मुकाबले इस बार 2.5% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में इसमें कमी आई है। पिछली बार शहरी बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो इस बार कम होकर 5.1% ही रह गई है। अगर महिलाओं की बेरोजगारी की बात करें तो 2022-2023 में ये 2.9% थी, जो अब 3.2% है, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर पिछले साल 3.3% थी, जो इस साल 3.2% है। आंकड़ों के लिहाज से देश के लिए एक और अच्छी खबर है। 2017-18 के मुकाबले 2023-24 में बेरोजगारी दर करीब आधी रह गई है। 6 साल पहले यह आंकड़ा अगर 6% पर था तो अब वो 3.2% हो गया है, यानी कि 6 साल में आधा हो गया है। अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी या फिर ऐसा कोई काम जिससे कमाई हो उसे रोजगार माना जाए तो दुनिया भर में रोजगार की यही परिभाषा है। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने तय की है। दुनिया की ज्यादातर सरकारें इसी को मानती हैं। इसी हिसाब से बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कितने लोगों के पास रोजगार है और कितने बेरोजगार हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया के बाकी बड़े देशों में बेरोजगारी का आलम क्या है। आपको हम बता चुके हैं कि केंद्र सरकार के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर 3.2% है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका में यह आंकड़ा 4% है। चीन में बेरोजगारी की दर 5.1% है। जापान में यह आंकड़ा है 2.5% और जर्मनी में 3.3%। इंग्लैंड में 4.2%। फ्रांस की अगर बात करें तो वहां वो आंकड़ा है 7.4%। इटली में 7.8%। कनाडा में 6.3% और वहीं ब्राजील में ये आंकड़ा है 8%। भारत को छोड़कर बाकी सारे देशों के ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जारी किए हैं। ये देश दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हैं। इनमें सिर्फ जापान की बेरोजगारी दर ही भारत से कम है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार ही नहीं बढ़ रही है बल्कि रोजगार भी बढ़ रहा है। चलिए अब एक बार फिर अपने देश पर लौटते हैं।
यहां विपक्षी पार्टियां और उनकी राज्य सरकारें बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करती हैं। एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। ऐसे में भारत के राज्यों में बेरोजगारी का गणित क्या कहता है, यह भी जानना जरूरी है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की बेरोजगारी दर 36% है, जबकि दूसरे नंबर पर केरल है, जहां बेरोजगारी दर करीब 30% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी राज्य में देश की इकलौती कम्युनिस्ट सरकार है। बड़ी बात यह कि केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है, साथ ही यहां के करीब 50 लाख लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्य और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस सूची में 8वें नंबर पर है गोवा, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा 19% है। यहां लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। और 9वें नंबर पर पंजाब है। यहां भी ऐसे लोगों की हिस्सेदारी करीब 19% है जिनके पास रोजगार नहीं है। यह युवा बेरोजगारी दर है। पंजाब में अकाली और कांग्रेस सरकार के बाद इन दिनों वहां आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है। बड़ी संख्या में पंजाब के लोग भी विदेशों में रहते हैं। इस राज्य की 30 से 50 लाख आबादी दूसरे देशों में रहती है। हर साल पंजाब से 1.5 लाख नौजवान विदेश जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें भी रोजगार संकट से जूझना पड़ रहा है। 10वें नंबर पर यहां दक्षिण का राज्य आंध्र प्रदेश है। यहां बेरोजगारी का आंकड़ा 17.5% है। यहां इसी साल टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है, जबकि इससे पहले वाईएसआरसीपी की यहां पर सरकार थी। यह तो हुई सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों की बात। जब केरल, पंजाब, गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, तो वो राज्य कौन से हैं जहां सबसे कम बेरोजगारी युवाओं में है? इन राज्यों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जहां सबसे कम यानी कि 2.6% बेरोजगारी है। यहां बीच में 15 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़कर 2003 से ही बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश हिंदी हार्टलैंड का वो राज्य है जिसे कभी बीमारू कहा जाता था, फिर भी वहां बेरोजगारी की दर आज के दिन सबसे कम है। कम बेरोजगारी वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर गुजरात है। यहां की बेरोजगारी दर 3.1% है। गुजरात में करीब 3 दशक से बीजेपी की सरकार है। तो सोचने वाली बात है कि अगर किसी मॉडल की बात करें तो क्या सच में जब रोजगार की बात आती है तो मध्य प्रदेश मॉडल या गुजरात मॉडल पूरे देश में अपनाया नहीं जाना चाहिए? इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है राज्य, वो है झारखंड। यहां बेरोजगारी का आंकड़ा 3.6% है। इस राज्य में पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार है। चौथे नंबर पर है दिल्ली। यहां बेरोजगारी दर 4.6% है। दिल्ली में 2013 से ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां बेरोजगारी का आंकड़ा 6.3%। छत्तीसगढ़ को राज्य बने 24 साल हो गए। इस दौरान 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की वहां सरकार बनी है। बेरोजगारी पर सरकार के नए आंकड़ों में एक बेहद अच्छी खबर भी है। देश की लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। जिस देश में कभी पर्दा प्रथा थी, महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल था, उसी देश की महिलाएं अब हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें महिलाएं परचम ना लहरा रही हों। सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017-18 में 23% महिलाएं कामकाजी थी, जो 2023 और 24 में करीब 42% हो गई हैं। यानी फिर से सिर्फ 6 साल में ही काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब दुगनी हो चुकी है। सरकारी सर्वे की कुछ और बातों को देखें तो 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले साल नौजवानों में 10% बेरोजगार थे, जो इस बार 10.2% हो गए हैं। अब एक और बड़ी बात, लोगों के पास किस तरह का रोजगार है। टोटल वर्कफोर्स में 58.4% खुद का रोजगार कर रहे हैं, जबकि 21.7% लोग सैलरी पर काम करते हैं, तो 19.8% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं।
हमारे देश की राजनीति जाति के बिना अधूरी है। ऐसे में किस वर्ग में कितनी बेरोजगारी है, अब उसे भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी सामान्य वर्ग में 3.8% है। दूसरे नंबर पर एससी कैटेगरी है, इनकी बेरोजगारी दर है 3.3%। और तीसरे नंबर पर आते हैं ओबीसी, इस वर्ग में 3.1% बेरोजगारी है। जबकि सबसे कम बेरोजगारी है एसटी कैटेगरी में और इनका दर है 1.9%। यह तो हुई सरकारी आंकड़ों की बात, लेकिन इस पर देश के यूथ क्या सोचते हैं, इसे हमने सीधे उन्हीं से पूछा। TV9 की टीम ने भोपाल और जयपुर के नौजवानों से बात की, सुनिए उन्हें क्या कहा। मेरा मानना है कि बेरोजगारी बिल्कुल कम नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद 2017 से MPSI की तैयारी कर रहा हूँ। आज लगभग 4 से 5 साल हो गए, SI की वैकेंसी नहीं आई है और मैं कहना चाहूँगा बेरोजगारी बिल्कुल कम नहीं हुई है। बेरोजगारी मुझे नहीं लगता है कि कुछ कम हुई है, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो 2017 के बाद ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट हुए नहीं है। युवा तो अभी फ़िलहाल काफ़ी परेशान है, कह सकते हैं कि क्योंकि जो रोज़गार है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। बेरोज़गारी पहले से कम हुई है, क्योंकि बीजेपी के आने से काफ़ी कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड हो रही हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सारे ही फील्ड में। श्रम मंत्रालय भी अच्छा काम कर रहा है हर मामले में। पहले मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार मिलता था, आज कितने नई सड़कें बन रही है, तो उसमें हर को मिलेगा ना काम। कि जैसे कि एक कोई अपने एज से रिटायर्ड हो जाता है एक पर्सन, तो रिटायरमेंट के बाद उधर उसी की पोस्ट पे उनको संविदा में रख लेते हैं, मतलब उनको रिलीफ ना करते हुए, क्योंकि वो पोस्ट वैकेंट होगी, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, तो जो यूथ को चांस नहीं मिलता उसी वैकेंट पोस्ट पे वो उनको हाफ सैलरी पे, और क्योंकि एकोमोडेशन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट को पे नहीं करने पड़ते, तो उसी सैलरी को उनको हाफ करके वहीं के वहीं उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। अकेली सरकारी नौकरियों से ही हम रोजगार को नहीं बढ़ावा दे सकते, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा, क्योंकि सरकारी तो लिमिटेड अपन दे सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में उसको आगे कैसे बढ़ाएं। पहले से ज़्यादा बेरोजगारी आजकल कुल हो रही है, फिर पहले से अभी नौकरियां नहीं निकल रही, बहुत से पद रिक्त है, और फिर रिक्त होने के कारण नौकरियां निकलनी चाहिए, तो युवाओं को यहाँ से बहुत ज़्यादा अपना बैक हो रहे हैं युवा यहाँ से। ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग सर्वे करती हैं, हर बार ये बेरोजगारी का आंकड़ा आता है, कभी बढ़ा हुआ आ जाता है, कभी घटा हुआ आ जाता है। युवाओं ने ये सोच लिया कि सरकारी नौकरी है रोजगार का मतलब, सरकारी नौकरी के अलावा वो रोजगार मानते नहीं किसी को। प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार इतना मजबूत कर दे कि भाई युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागना बंद हो जाएं। लघु उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा दे रखी है सरकार ने, लेकिन आज युवाओं को ये नहीं पता कि भाई उसमें कैसे अप्लाई करें, कैसे अपन उनसे सरकार से ऋण ले पाएँ। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले तो वैकेंसियाँ नहीं निकलती, और वैकेंसी अगर बाय द वे निकल भी गई तो सिस्टम में बैठे लोग उन वैकेंसी में पेपर लीक करा देते हैं, और सिस्टम में पेपर लीक होता है तो फिर थोड़े टाइम बाद में वो 5 साल तक 4 साल तक वो पेपर लीक का मामला चलता रहता है कोर्ट के अंदर, और फिर आगे आता है और बच्चा अवरेज हो जाता है। सरकारी आंकड़ों से हटकर देश की एक प्राइवेट एजेंसी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि CMIE। ये बेरोजगारों के आंकड़े जारी करती है। इसके मुताबिक जून 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5% थी, जो जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई। आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी गारंटी की जरूरत है तो वो है रोजगार की गारंटी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक हमें हर साल करीब 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी, और ऐसा होगा तभी रोजगारी गारंटी का नारा हकीकत में तब्दील हो पाएगा। अब एक ऐसी खबर जो हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव से भर देने वाली है। दुनिया में भारत की ताकत और धाक लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं, बल्कि इस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट ने मोहर लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े महादेश एशिया में भारत अब तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़ते हुए तीसरी रैंक हासिल की है। एशिया पावर इंडेक्स में सिर्फ एशियाई देश ही नहीं शामिल हैं, बल्कि दुनिया के तमाम वो देश भी इसमें जगह पाते हैं जिनका असर इस सबसे बड़े महाद्वीप में पड़ता है। रिपोर्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसका स्कोर 81.7 है। पिछले साल के मुकाबले उसका स्कोर 1 पॉइंट बढ़ा है।
दूसरे नंबर पर चीन है जिसका स्कोर 72.7 है। पिछले साल की तुलना में चीन का स्कोर 0.2 अंक बढ़ा है, जबकि तीसरे नंबर पर है भारत। हमारा स्कोर 39.1 है जो पिछले साल से करीब 3 पॉइंट ज्यादा है। चौथे नंबर पर आता है जापान, उसे 38.9 अंक मिले हैं जो पिछले साल से 1.7 ज्यादा है। पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, उसका स्कोर 31.9 है जो बीते साल से 1 अंक ज्यादा है। यह रैंकिंग 8 पैमानों पर आधारित है। इनमें सैन्य क्षमता, डिफेंस नेटवर्क, साथ ही साथ आर्थिक क्षमता और संबंध, कूटनीतिक और सांस्कृतिक असर, लचीलापन और भविष्य के संसाधन शामिल हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि इंडिया क्यों इस रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक जो विकास हुआ है पिछले कुछ वर्षों में भारत में। और जानते हैं कि पूरे विश्व में जो आर्थिक विकास का दर है वो काफ़ी कम है, चीन में काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन भारत की विकास दर कोविड के बाद से काफ़ी अच्छा रहा, 6-7 के आसपास रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत एशियाई नहीं वर्ल्ड सुपर पावर बनने जा रहा है। आज दुनिया का हर देश हमसे बेहतर रिश्ते रखना चाहता है। ये शायद भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि आज रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए अमेरिका भी भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं जो युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं। आज पूरी दुनिया भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहा है, जो आज नहीं तो कल होना ही होगा, क्योंकि भारत सिर्फ मजबूत आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि सैन्य और सामरिक महाशक्ति भी बन चुका है। परवाह देश की के दूसरे हिस्से में अब देखिए 140 करोड़ भारतीयों की परवाह करने वाली खबर। क्या ऐसे मेड इन चाइना उपकरण हैं जिनमें बैटरी लगी होती है और जो इंटरनेट से जुड़े हैं, उनका इस्तेमाल करना क्या हमारे लिए अब बेहद खतरनाक है? क्या मेड इन चाइना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और दूसरे गैजेट्स चीन के इशारे पर कभी फट सकते हैं? क्या चीन ने मोबाइल फोन, ईवी कार और सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया के हर हिस्से में अपने डिजिटल जासूस तैनात किए हैं? और क्या चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अमेरिका और भारत की संवेदनशील जानकारियां चुरा रहे हैं? यह खबर ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि चीन के डिजिटल जासूसों का पता चलते ही अमेरिका ने अपनी कारों में इस्तेमाल होने वाले चीन के सॉफ्टवेयर पर बैन लगा दिया है। 17 से 19 सितंबर तक 3 दिनों में लेबनान में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या जिंदगी को आसान बनाने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल दुश्मन देश हमारे ही खिलाफ बम की तरह कर सकता है? अमेरिका को इस खतरे का अंदाजा था, इसीलिए फरवरी में जो बाइडेन की सरकार ने अमेरिका में दौड़ रही चीन में बनी ईवी कारों और ऐसे उपकरणों की जांच करवाई जो इंटरनेट या सैटेलाइट से जुड़े हैं और जिन्हें चीन या रूस की कंपनियों के सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं। अमेरिका की जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चला है कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका में हर तरह के चाइनीज व्हीकल सॉफ्टवेयर के अलावा मेड इन चाइना हार्डवेयर पर भी बैन लगाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के इस फैसले की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इंटरनेट, जीपीएस या सैटेलाइट से जुड़े मेड इन चाइना उपकरण और चीन की कंपनियों के सॉफ्टवेयर कितने घातक साबित हो सकते हैं। 21 अप्रैल 2019 को चीन के शंघाई में टेस्ला की एक कार में आग लग गई। टेस्ला कार में आग लगने की यह पहली घटना थी, इसलिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ। लेकिन इसके बाद चीन में ईवी व्हीकल्स में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं सामने आने लगी। इस वीडियो में देखिए कैसे चीन में सड़क पर दौड़ती एक स्कूटी की बैटरी से अचानक चिंगारियां निकलने लगी और फिर आग लग गई। स्कूटी चलाने वाला तो किसी तरह स्कूटी से उतर गया, लेकिन पीछे बैठा शख्स आग से बाल बाल बचा। इसी तरह पार्किंग में खड़ी चीन की बैटरी ऑपरेटेड बसों में आग लग गई। चिंगारियां एक बस से निकलना शुरू हुई और पार्किंग में खड़ी 5 बसें जलकर खाक हो गई। मेड इन चाइना सामान अपनी घटिया क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए चीन में बैटरी से चलने वाली स्कूटी, कार, बस और दूसरे ऐसे गैजेट्स में धमाके होना आम बात है, जिनमें चीन में बनी बैटरी लगी होती है।
लेकिन बाकी दुनिया के लिए खतरा घटिया क्वालिटी के मेक इन चाइना प्रोडक्ट से ज्यादा बड़ा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक खतरा सिर्फ चीन में बने ईवी वाहनों की बैटरी तक ही सीमित नहीं है। कारों की म्यूजिक सिस्टम को ब्लूटूथ से जोड़ने वाले चाइनीज सॉफ्टवेयर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट कार के सेंट्रल लॉक या रिमोट लॉक बड़ा खतरा बन सकता है। कारों को सेल्यूलर या वाईफाई मॉड्यूल से कनेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर से भी खतरा हो सकता है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जीपीएस जैसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने वाले चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी बेहद खतरनाक है। अमेरिका की जांच में पता चला है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों में लगे चीन की कंपनियों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला हर इलेक्ट्रिक डिवाइस उस वाहन को चलाने वाले शख्स और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बैन लगाने का बड़ा फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सवाल यह है कि कार या ईवी बाइक में इस्तेमाल होने वाली चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उस वाहन को चलाने वाले के लिए और पूरे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है और कैसे ये इतना बड़ा खतरा बन गया कि अमेरिका को इन पर 100% प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला करना पड़ा। अमेरिका का कहना यह है कि कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसियों को पता चला कि चीन में बने माइक्रोफोन, कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, ब्लूटूथ और सॉफ्टवेयर जरूरत से बहुत ज्यादा जानकारियां हासिल कर रहे हैं। चीन के सॉफ्टवेयर लोगों के घर के पते से लेकर बेहद निजी व्यक्तिगत जानकारियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। मसलन कार, बाइक या मोबाइल में इनबिल्ट चीन के ये सॉफ्टवेयर स्कूल जाने वाले बच्चों तक की जानकारियों को जुटा रहे हैं, जैसे बच्चों का स्कूल कहां है, उनके आने और जाने का वक्त क्या है। इसके अलावा चीन के ये सॉफ्टवेयर शहरों की संवेदनशील खुफिया जानकारियों की चीन के सर्वर तक सब पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन जानकारियों से चीन कर क्या सकता है? अमेरिका की जांच रिपोर्ट कहती है कि मेड इन चाइना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी भी शहर में बहुत घातक हालात पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? अचानक सड़कों पर चल रहे बहुत सारे वाहन बंद हो सकते हैं, उनसे जानबूझकर दुर्घटनाएं कराई जा सकती हैं, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए रास्ते जाम किए जा सकते हैं। यहां तक कि चीन के सॉफ्टवेयर के जरिए बैटरी को ओवरचार्ज करके गाड़ी के अंदर धमाका किया जा सकता है। अब सिर्फ 3 मिनट की इस रिपोर्ट में आप समझिए कि भारत और अमेरिका ने कैसे चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक की है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। अमेरिकी सरकार के नए प्रस्ताव में चीन में बने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले ऐसे हर वाहन और दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस के आयात करने और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है जो ब्लूटूथ, सेल्यूलर, उपग्रह या वाईफाई मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं। कि चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूरी तरह निजात पाना आसान काम नहीं है। इसलिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा कि चीन के सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध 2027 से प्रभावी होगा और अमेरिका में चीन में बने हार्डवेयर को 2030 से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अमेरिका ने चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खतरा मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की डिजिटल जासूसी का यही खतरा भारत में नहीं है? हिंदुस्तान को भी जबरदस्त चिंता होनी चाहिए। किसी प्रकार से सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चाइना से नहीं खरीदने देनी चाहिए। सिमिलरली जो चाइना से सेल फोन वगैरह जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक गुड जो भी चाइना से आ रहा है उसमें छेड़खानी की जा सकती है और इसलिए हमको यकीन करना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चाइना से खरीदना बंद करें। चीन के डिजिटल जासूसों के बारे में मिले सबूतों के बाद अमेरिका ने यूरोप समेत पूरी दुनिया के बाकी देशों को भी चीन में बनी इलेक्ट्रिक कार और स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क किया है। भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि सरकार की नीतियों ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में चीन की एंट्री को काफी हद तक रोक रखा है। BYD जैसी चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली।
लेकिन हमारे हाथों में हर वक्त रहने वाले स्मार्टफोन में चीन के डिजिटल जासूस होने का पूरा खतरा है। भारत के टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड में ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन हैं। ये चाइनीज स्मार्टफोन चीन के प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के साथ आते हैं। इनमें से कई ऐप तक हमारे कैमरे, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, जीपीएस और गैलरी तक जाने और उन्हें कंट्रोल करने की परमिशन होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे ऐप हर वक्त हमारी जासूसी कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले 288 चीनी ऐप्स की जांच की थी। इसमें से ज्यादातर के बारे में पता चला कि ये भारत के नागरिकों के निजी और संवेदनशील डेटा की चोरी कर रहे हैं। ये भी पता चला कि चीन के ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत इनमें से 230 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। इसके अलावा जासूसी जैसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल चीन के कई सॉफ्टवेयर और लिंक्स पर भी तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया था। सारा डेटा चाइना के कंपनीज के सर्वर्स के ऊपर जाकर सेव होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के जो सर्वर्स होते हैं कंपनीज का, चाइना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा होल्ड रहता है उनके ऊपर, तो उनसे कभी भी वो इंफॉर्मेशन ले सकती है और गवर्नमेंट जो कंपनीज वहां पे काम करती है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही होती है। भारत सरकार की इस डिजिटल स्ट्राइक ने चीन को बुरी तरह बेचैन कर दिया था, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह मिटा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतीय टेलीकॉम मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन गया है। भारत में 117 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। इनमें से ज्यादातर यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी 95 करोड़ के पार पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन मेड इन चाइना है। इसलिए सवाल ये कि जिस तरह कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, टीवी के रिमोट कंट्रोल और सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक में सीरियल धमाके हुए थे, क्या उसी तरह चीन मेड इन चाइना मोबाइल फोन और उसमें छिपे चाइनीज सॉफ्टवेयर की मदद से कभी भी धमाके या कोई बड़ा साइबर हमला कर सकता है? दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुके सस्ते मेड इन चाइना उपकरण, उन्हें कंट्रोल करने वाले चीन के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और कहीं भी कभी भी वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। बीते दिनों लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, ईवी बैटरी सब में सीरियल धमाके हुए। तभी से मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के मन में सवाल है, क्या किसी सॉफ्टवेयर से ऐसा हमला करना मुमकिन है? क्या हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड गैजेट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है? विशेषज्ञों को डर है कि लेबनान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हुए धमाके तो ट्रेलर भरे। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं भी आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। इस माफी का सॉफ्टवेयर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है उनका सबका मिसयूज हो सकता है। इसलिए बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान अपनी जो डिपेंडेंस है अपने ऊपर रखे बाहरी देशों से, खास करके ऐसे देश जो इनेमिकल हैं, जो हिंदुस्तान को उभरता नहीं देखना चाहते, जैसे कि चाइना वगैरह है, उससे जो भी सामान आ रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से जांचे। सबसे ज्यादा खतरा कनेक्टेड कारों को लेकर है, क्योंकि अब दुनिया भर में कनेक्टेड कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक कनेक्टेड कार में आप इंटरनेट का इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपने स्मार्टफोन में करते हैं। कनेक्टेड कार ये फीचर भी देती है कि कार से एक निश्चित दूरी तक आप बाहर की डिवाइस को भी अपनी कार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप कई वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे सनरूफ को खोलना या बंद करना, दरवाजे खोलना, बंद करना या एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अमेरिका ने मेड इन चाइना कारों या कनेक्टेड कारों में इस्तेमाल हो रही चीनी कंपनियों के सॉफ्टवेयर को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। जो बाइडेन ने कारों में चाइनीज सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला चीन के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।